Hello students, today we are going to talk about lifespan psychology, and in that we are going to discuss adulthood and aging. We are going to cover this lecture in 4 parts, and these 4 parts are right in front of you on your screen. So the first part is physical changes, early adulthood, middle age and old age. So early adulthood is considered to be from age 20 to 40 years. सो इस दौरान जो है हेल्थ अच्छी होती है, वाइब्रेंट होती है, एक्टिव होते हैं. तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए एरिक एरिक्सन, उन्होंने पूरी लाइफ स्पैन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 हिस्सों में, और हर जो है हिस्से का एक टास्क होता है जो हमको कंप्लीट करना होता है सोसाइटी के डिमांड्स के अनुसार, और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है किसी ना किसी चीज़ से. तो इस पर्टिकुलर लाइफ स्टेज में जो टास्क होता है, जो डायलेमा होता है या जो डिफ़िकल्टी होती है, वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. कि इस एज में इंटीमेट रिलेशंस हमको ऑपोजिट जेंडर से बनाने होते हैं, और अगर वो नहीं बनाए तो फिर आइसोलेशन का डर है, क्योंकि जॉब है वो करनी होती है, जॉब में टाइम दे या रिलेशनशिप में टाइम दे, डायलेमा है. अगर जो है जॉब में ज़्यादा टाइम देंगे तो रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम देंगे तो करियर में कैसे प्रोग्रेस होगी. तो ये रहता है. तो इस दौरान जो है फ्रेंडशिप, रोमांस, मैरिटल रिलेशनशिप, चाइल्ड बियरिंग, करियर, इन सब पे फोकस रहता है, और एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल में आता है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, फैमिली भी हो जाती है. तो इस एज में ज़्यादातर टाइम जो है काम या इंटीमेट रिलेशनशिप में जाता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की होती है, सोसाइटी के लिए भी होती है और अपने लिए भी होती है, कि खुद को भी एस्टैब्लिश करना होता है. तो अर्ली एडल्टहुड जो है एक ट्रांजिशन पीरियड है एडोलेसेंस से एडल्टहुड की तरफ. तो इसमें जो है एडल्टहुड एमर्ज हो रहा है, अभी वयस्क व्यक्ति हो रहा है, किशोरावस्था से वयस्क अवस्था में जा रहा है. तो बॉडी में जो है हार्मोनल चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं, और दोनों ही जेंडर्स का, मेल फीमेल दोनों का बॉडी फैट बढ़ रहा होता है. वेट गेन जो है दोनों को ही हो रहा होता है, और वीमेन में और मेल में दोनों में लगभग 15 पाउंड का वेट गेन होता है इस टाइम पीरियड में. और हाइट जो है फीमेल्स की जनरली 18 तक जो आते आते स्थिर हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है, पर मेल्स की जो है कुछ केसेस में अप टू 21 ईयर्स तक हाइट भी बढ़ती है. वो ऐसा इसलिए होता है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे एडोलेसेंस एज वाला, तो फीमेल्स जो है दे अटेन प्यूबर्टी अबाउट ईयर एंड ए हाफ अर्लियर देन मैन. तो उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट कंप्लीट जल्दी हो जाता है, पर मेन का जो है थोड़ा देर तक रहता है. मेन के केस में इस एज ग्रुप में जो है दाढ़ी जो है थोड़ा और घनी हो जाती है, वॉइस और ज़्यादा डीप हो जाती है, मसल्स स्ट्रॉन्गर बन जाती है, मसल मास बढ़ जाता है. और फीमेल के केस में जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चा होने के बाद में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, जो स्तनों का विकास है, वो कंप्लीट हो जाता है. फिर आता है मिडिल एज या मिडिल एडल्टहुड. सो ये 40 to 60 ईयर्स मानी जाती है. तो इसमें जो एरिक एरिक्सन ने जो स्टेज बताई है लाइफ की, उसमें क्या डायलेमा है, जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन. तो जनरेटिविटी मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए जो है हम अगर कुछ करते हैं तो जनरेटिविटी मानी जाएगी, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फीलिंग आता है कि हाँ हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ कर रहे हैं. और अगर सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो गया, कि हम तो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं. तो अपने लिए भी करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी करना है, तो इसमें एक बैलेंस बिठाना होता है. तो इस एज ग्रुप में जो है 40 to 60 में कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता, योग्यता डेवलप हो जाती है. जो भी आप फील्ड चूज़ करेंगे उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व आ जाता है. और जो टॉप क्लास वर्क साइंटिस्ट और राइटर्स, आर्टिस्ट वगैरह के देखे गए हैं, वो इसी लेट 40s और अर्ली 50s में देखे गए हैं. इस एज में सबसे बेहतरीन काम देखा गया उनका. सो कुछ फिजिकल चेंजेस भी मिडिल एडल्टहुड में हो रहे होते हैं. जैसे एक तो आँख का जो लेंस है, आई लेंस, उसमें जो है इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लचीलापन यानी कि कम हो जाता है. तो उसकी वजह से जो नज़दीक की चीज़ें हैं
उस पर जो है व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आमतौर पर चश्मा लगाना पड़ जाता है। तो इस कंडीशन को जब हम नज़दीक की चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन दूर की ठीक को देख रहे हैं तो इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। और दूसरा जो है चेंज ये आता है कि आँखों की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी अडेप्ट करने की लाइट कंडीशंस के हिसाब से, वो कम हो जाती है। तो अगर एकदम अंधेरे से उजाले की तरफ जाएंगे तो आंखों में बहुत चौंधियाहट होगी, ब्राइट लाइट लगेगी। और इसका उल्टा हुआ कि लाइट से जो है डार्कनेस की तरफ गए तो डार्कनेस में अडेप्ट होने के लिए जो है आंखों को टाइम लगता है। जो अंधेरे के अभ्यस्त होने में आंखों को टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद दिखाई देना शुरू होता है क्लियरली। तो ये अडेप्टेशन जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है 50s में आके। और थोड़ा बहुत जो है कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है सुननी भी कम हो जाती हैं। नॉर्मल सुनाई देता है लेकिन कुछ जो है हायर लेवल की फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई दे रही होती हैं। स्किन में थोड़ा इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसलिए झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। बाल जो है सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। वेट गेन दोनों को ही होता है, मेन को भी होता है, वीमेन को भी होता है। मेन को जनरली एब्डोमेन में ज़्यादा होता है, फीमेल्स को जो थाइज और हिप्स में ज़्यादा होता है। और इस दौरान जो है फीमेल्स को मेनोपॉज हो जाता है फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 45 to 55। इस दौरान मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज इज द कंडीशन व्हेन फीमेल इज़ नॉट एबल टू बियर एनी चाइल्ड। जो गर्भ धारण की जो क्षमता है वो फीमेल की ख़त्म हो जाती है मेनोपॉज के बाद में। तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि माहवारी आनी बंद हो जाती है, यानी कि दे स्टॉप हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो हालांकि इस एज तक आते आते जो है बच्चे वगैरह हो चुके होते हैं और नॉर्मली बड़े भी हो चुके होते हैं। तो फर्टिलिटी ना रहने से वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है फीमेल्स के ऊपर ज़रूर होता है कि अब हमारी फर्टिलिटी जो है नहीं रही। मेन के केस में फर्टिलिटी तो रहती है, दे आर स्टिल एबल टू फर्टिलाइज द एग्स, बट उनकी जो है जो फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होनी जरूर शुरू हो जाती है। जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो वो मोटिलिटी रेट उनका जो है अलग अलग होता है। तो जो हाई मोटिलिटी वाले जो स्पर्म्स होते हैं उनकी काउंट कम होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे इस एज में आके। ओल्ड एज जो है हम मानते हैं 65 से प्लस। तो इस एज में क्या हो जाता है कि जो बॉडी की रीजनरेटिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। रीजनरेटिव मतलब दोबारा से किसी चीज़ को बनाना। जैसे बाल झड़ते हैं तो नए बाल उगाते हैं, अगर स्किन जो है कोई झड़ती है तो नई स्किन पैदा हो जाती है। इस तरह कोई भी जो डैमेज होता है बॉडी में, वो बॉडी की कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की, दोबारा से उत्पन्न करने की। लेकिन इस एज में जो है रीजनरेटिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और जो है बीमारियों के प्रति जो है उनका काफ़ी जो है कमजोरी हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए जो है कई तरह की बीमारियां उनको पकड़ने लग जाती हैं। मल्टीपल बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसको सिंड्रोम कहते हैं। तो पिछली एज ग्रुप के मुकाबले इस एज ग्रुप में बीमारियां ज़्यादा होने लग जाती हैं। और ये एज ग्रुप जो है नॉर्मली माना जाता है एंड ऑफ लाइफ साइकिल, जो जीवन का जो चक्र है उसका अंतिम पड़ाव माना जाता है, अंतिम जो है हिस्सा माना जाता है। तो ये जो है उनको ओल्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि उनमें कुछ एक्टिविटीज़ भी उनकी चेंज आता है और उनके सोशल रोल्स भी चेंज हो जाते हैं। पहले की जितना वो सोसाइटी में एक्टिव नहीं रहते हैं, डिफरेंट रोल कर रहे होते हैं। और काफ़ी जो है फिजिकल यानी शारीरिक बदलाव होते हैं, साइकोलॉजिकल बदलाव भी हो रहे होते हैं, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक जो है बदलाव हो रहे होते हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ यानी कि हृदय रोग भी काफ़ी होते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डिप्रेशन भी होने लग जाता है, मेमोरी में प्रॉब्लम आने लग जाती है इस एज में आके। तो फिज़िकल चेंजेस की हम बात करें तो सेंसरी जो है चेंजेस सबसे ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं स्टार्टिंग में। सेंसरी चेंज मतलब जो पांचों हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, है ना, ये सब जो है पांचों की क्षमता कम होने लग जाती है धीरे धीरे। तो अगर जैसे में हम बात करें स्किन की, तो स्किन की जो है जो टच सेंसेशन है, हीट जो है सेंस करने की सेंसेशन है, वो कम हो जाती है। तो कई बार क्या होता है वो गर्म चीज़ को टच कर लेंगे लेकिन ब्रेन जो है थोड़ी देर में उनको बताएगा कि गर्म है। तो वो जो सिग्नल रिले होने में जो देर हो रहा है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो उनका हाथ तब तक जल जाएगा जब तक वो हटाएंगे। और दूसरा जो है स्किन में जो एक जो फैटी टिश्यू होते हैं बेस में नीचे एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के नीचे,
तो वो जो जो फैटी टिश्यूज जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो वो जो कुशन का काम कर रहे होते हैं जलने वगैरह से बचाने के लिए, तो वो इसलिए हीट बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है और ज़्यादा जल जाते हैं, जो कि नॉर्मली आदमी उतना नहीं जलेगा अगर वो फैटी टिश्यूज़ हो। और वही फैटी टिश्यूज नहीं रहने की वजह से ही रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ भी आ रही होती हैं। हियरिंग की भी प्रॉब्लम होती है 60 के बाद, जो है 60 ईयर्स ऑफ एज की बाद में तकरीबन 30% जो है जो बुजुर्ग हैं उनको सुनने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और अगर हम बात करें 75 टू 84, तो उसमें जो है 33% जो है बुजुर्गों को सुनने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और ओवर 85 बात करें तो एटलीस्ट हाफ, मतलब 50% जो है बुजुर्गों को सुनने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। और इसी वजह से जो है उनको बातचीत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है, एक तो बड़ी मुश्किल से सुनाई देता है, बहुत ध्यान दे के सुनेंगे तो दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो वो थकान उनको क्रिएट करता है बातचीत करना। या सुनाई ठीक से नहीं रहता, वो कुछ उल्टा सीधा जवाब दे देंगे जो लोगों के लिए मजाक का विषय बन जाएगा, हंसेंगे तो एम्बैरेसमेंट होता है, शर्मिंदगी होती है, इसलिए वो कन्वर्सेशन में भाग नहीं लेते हैं। और आँखों में जो है हम बात करें तो कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके अलावा जो पेरिफेरल विजन है वो रिड्यूस हो जाता है। पेरिफेरल विजन कहते हैं जो साइडों में देखना, आप जब सामने भी देखते हैं तो साइड का आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होता है, तो ये साइड में आपको जो बिना देखे जो दिख रहा है उसको पेरिफेरल विजन कहते हैं, तो वो कम हो जाती है। तो उससे क्योंकि उनको पेरिफेरल विजन कम होती है तो एक्सीडेंट भी उनके होने की ज़्यादा चांस, कौन आ रहा है साइड से कौन जा रहा है वो नहीं दिखता, या बगल में क्या है, तो वो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। फिर जो हमारी आँख का जो पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उसमें जो सेंटर वाला रीजन होता है उसको मैक्यूला कहते हैं, तो उसमें जो है डी जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं मैक्यूलर डी जनरेशन, वो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनकी जो टेस्ट और स्मेल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो टेस्ट भी कम हो रहा है, स्मेल भी कम आ रही है, इसलिए खाने में उनको थोड़ा रुचि कम आती है। दे डू नॉट लाइक ईटिंग फूड मच। डाइजेशन भी कमज़ोर है, टेस्ट भी ख़राब हो रहा है, स्मेल भी नहीं आ रही है ना। दांतों में भी जो है प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो अगर कड़ी कोई चीज़ है जो कोई च्यू करने में प्रॉब्लम होगी तो उनको सॉफ्ट चीज़ें पसंद होती हैं। फिर इस एज तक आते आते थोड़ा एक अकेलेपन की भी समस्या आ जाती है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, और अगर जीवन साथी नहीं है साथ में, इफ़ देयर इज लाइफ पार्टनर इज़ नॉट विद देम, तो खाना वगैरह बनाने का भी मन नहीं करता है। या अगर फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन नहीं है तो पैसा बचत करने के लिए वो सबसे पहले जो है इसी पे फोकस करता है कि खाना जो है कम खाओ तो अपना पैसा बचेगा। तो कुल मिला के जो है काफ़ी इम्पैक्ट उनके फूड पे आने लगता है। तो फिज़िकल चेंजेस जो है मैंने आपको स्किन का बता ही दिया, जो एक्टिविटी जो स्वेट ग्लैंड की है वो कम हो जाती है, तो इसलिए जो है स्किन की जो है ठंडा रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है टेम्परेचर रेगुलेशन की। और वो जो फैटी टिश्यू नहीं है तो इसलिए ठंड भी ज़्यादा लगती है उनको। बोन्स में जो है हड्डियां जो हैं उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, तो इसकी और जो है बोन्स की इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, इसलिए जो है बड़ी जल्दी वो हड्डियां टूट जाती हैं अगर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए तो। और ब्लड सर्कुलेशन जो है उतना बेटर नहीं हो रहा था पहले की तरह, क्योंकि हार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है अब, तो बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं जैसे उंगलियां हैं, पैर हैं, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा ढंग से, तो उसकी वजह से भी जो है उनको हाथों और पैरों में ज़्यादा ठंड लगती है। और जो अगर किसी एक पोजीशन में बैठ जाएं तो वो ब्लड जो है एक जगह जाके इकट्ठा भी हो जाता है, तो पैरों में या जनरल नॉर्मली पैरों में ज़्यादा होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, ब्लड इकट्ठा हो गया, अब हार्ट की कैपेसिटी नहीं कि उसको वापस जो है खींच सके, पहुंचा तो दिया अब वापस नहीं आ पा रहा, तो ब्लड इकट्ठा होने से जो स्वेलिंग टाइप की भी हो जाती है। डाइजेशन जो है मैंने बता दिया कि वो एक तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो है कम हो जाता है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन भी उनको रहने लग जाता है। उसका एक बड़ा रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। तो एक तो उनको इस एज में जो है यूरिन होल्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्लैडर में, उनको जैसे ब्लैडर में यूरिन आएगा तो तुरंत उनको अर्ज होती है, ये कंट्रोल नहीं हो पाता कि हम यूरिन पास करें, तो इसलिए वो पानी पीना कम कर देते हैं। तो एक तो डिहाइड्रेशन का रीज़न ये होता है, और दूसरा जो है उनकी बॉडी में ही जो है नेचुरली जो है पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है। एक तो पानी कम पिया और जितना पिया वो रिटेन भी कम हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होगा। ये भी डाइजेशन को जो है बढ़ावा प्रॉब्लम करता है डाइजेशन के लिए, इनडाइजेशन को बढ़ावा देता है।
और इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए वो लोग लैक्सेटिव वगैरह लेते हैं जिससे मोशंस वगैरह इजीली पास हो जाएं। तो उसका भी जो है इम्पैक्ट होता है, अगर वो ज़्यादा लेंगे तो वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। और मोबिलिटी कम होती है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, उसकी वजह से भी डाइजेशन पे असर आता है, ब्लड सर्कुलेशन पे असर आता है। और उस पर अगर कोई अल्कोहल या कैफीन ज़्यादा ले रहा है तो उससे भी जो है डिहाइड्रेशन होगा, वो फिर डाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये सारे जो है चीज़ें, और ब्लड सर्कुलेशन जो है पुअर होने की वजह से उनको जो है जिसे एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मिनी हार्ट अटैक, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं ना कि छोटा दौरा आया था दिल का, उसका टेक्निकल वर्ड है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, शॉर्ट में लिखते हैं TIA। तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो है ये होने के चांस उनको बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जहाँ जो है स्किन पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उससे जो है अल्सर्स भी बन सकते हैं स्किन में। जैसे बैठने की जगह हिप्स में, वहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लंबे समय तक अगर एक पोजीशन पे बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे तो बार बार करने से ऐसा अल्सर हो सकते हैं। या शोल्डर्स हैं, एल्बोज हैं, नी हैं, एंकल हैं, जो पैरों की एड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी ये अल्सर्स बन सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाता है। जो इम्यूनिटी के लिए बॉडी में T सेल्स होते हैं, तो T सेल्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ T सेल्स कम हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी कम होगी तो फिर बीमारियां कोई भी पकड़ सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अगर कम हो गई है तो फिर बीमारी तो कोई भी लग सकती है। और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी उनको होने लग जाती है। स्लीप एपनिया क्या होता है कि सोते सोते ही बिना किसी वजह के तकरीबन 10 सेकंड के लिए जो है सांस लेना बंद कर देता है इंसान। तो उसकी वजह से जो है फिर अचानक नींद खुल जाती है, और अचानक नींद खुलने से स्लीप डिस्टर्ब होगी। और एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कहते हैं रेस्टलेस लेग्स। तो पैर जो है ज़्यादा चलते हैं सोते में, तो उससे भी जो है स्लीप की प्रॉब्लम होती है। तो अगर जो है स्लीप की जो है डिस्टर्ब हो रही है बार बार, तो दिन में जो है एनर्जी कम होगी महसूस, तो ये साइकिल बन जाता है। दिन में एनर्जी कम, रात को फिर और स्लीप खराब, फिर और स्लीप खराब, फिर और जो है दिन में एनर्जी कम। तो वो फिर स्लीपिंग पिल्स पे निर्भर होने लग जाते हैं। और अगर स्लीपिंग पिल्स की आदत पड़ गई तो वो हेल्थ के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है उनकी इस एज में डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। एक तो खुद की हेल्थ कैसी है, अगर खुद की हेल्थ अच्छी नहीं तो ऑब्वियसली जो है सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा जो है पार्टनर की विलिंगनेस, जो सेक्सुअल एक्टिविटी का उनका पार्टनर है वो अगर विलिंग नहीं है तो भी नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सब कुछ ठीक भी है, पार्टनर भी विलिंग है, खुद की हेल्थ भी ठीक है, तो भी जो है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स एंड जो उनका पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस सेक्सुअल एक्टिविटी का वो चेंज हो जाता है। फिर फिजिकल कई डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इससे भी जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। और इस एज में जो है कई रीजंस जो मैंने बताया उनकी वजह से मोटर एक्सीडेंट्स जो ज़्यादा करते हैं ओल्ड एज वाले, गाड़ी चलाते में एक्सीडेंट इनके ज़्यादा होते हैं। एक तो मैंने बताया था पेरिफेरल विजन जो है कम है, तो उससे जो है अचानक जब कोई सामने आता तब दिखेगा, साइड से आता हुआ ढंग से नहीं दिख पाएगा। फिर रिएक्शन टाइम इनका पुअर हो जाता है, जो है प्रतिक्रिया देने की, एकदम से कोई चीज़ सामने आए तो अचानक ब्रेक लगाने में इनकी कैपेसिटी उतनी तेज़ी से नहीं लगा पाते हैं, जब तक रिएक्ट करते हैं तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। तो मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो भी एक रीज़न है। थकावट जल्दी हो जाती है तो फिर फोकस अटेंशन नहीं रहता है ड्राइविंग में। तो एक्सीडेंट अगर हो जाता है और डिसेबिलिटी हो गई, बिस्तर पे पकड़ गए, तो फिर जो है इनको रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। यूनिट 2 पे आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो अर्ली एडल्टहुड में पहले जो है दो चीज़ें हमको समझनी होंगी, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये क्या होती है ये समझते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जिसके लिए जो है उस इंटेलिजेंस के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो बिना किसी को सिखाए अपने आप ही लोगों को आ जाती है। जैसे कि इंडक्टिव रीजनिंग, जैसे आपने 5 एक तरह के यूनिफॉर्म में लोग देखे, वो एक स्कूल में जा रहे हैं तो आप अपने आप समझ गए कि अच्छा स्कूल की यूनिफॉर्म ये है। ये स्पेसिफिक टू जनरल, 5-6 स्पेसिफिक केस देखे तो एक जनरल कंक्लूजन बना लिया कि ये रूल है, अच्छा समझ में आ गया। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग हुआ। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में एक तो इंडक्टिव रीजनिंग आती है, दूसरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि जो अमूर्त चिंतन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ हम
देख नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो वो वाली चीज़ें भी जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस में आती हैं। स्पीड ऑफ थिंकिंग, कितनी तेज़ी से सोचते हैं। नॉन वर्बल एबिलिटीज़ भी इसमें शामिल है, मौखिक अमौखिक दोनों। तो चीज़ों के में पैटर्न क्या है, चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज़ें फ्लूइड इंटेलिजेंस में आती है। तो ये बेस्ट जो है एबिलिटी पीक पे होती है हमारी 20s और अर्ली 30s में। तो इसीलिए जो टॉप क्लास के जो मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और पोएट्स जो उनके बेस्ट वर्क हैं वो इसी 20s और 30s में इसीलिए होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए फ्लूइड इंटेलिजेंस चाहिए होती है। फिर दूसरी होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये जो है हमने पूरे जीवन में जो इकट्ठा करते जा रहे हैं नॉलेज, ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आती है और ये पूरी जीवन इम्प्रूव होती है। इसका कोई अंत नहीं है कि इस एज के बाद में कम होनी शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो पूरे जीवन इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो 20s और अर्ली 30s के बाद में डिक्लाइन हो, यानी कि कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो बढ़ती रहती है। लेकिन जो फ्लूइड इंटेलिजेंस कम हो रही है ये इतनी आसानी से नज़र नहीं आती, क्योंकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस तो बढ़ती जा रही है, तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस की कमी हो रही है उसको कॉम्पनसेट जो है कर देती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये आसान नहीं होता देखना कि हाँ फ्लूइड इंटेलिजेंस कम हो गई। तो और दूसरी चीज़ जो है इस एज में क्या होती है, रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक थिंकिंग होती है। रियलिस्टिक का मतलब है हम सभी पहलुओं पर विचार करें, वी कंसिडर ऑल द पॉइंट्स। पॉजिटिव भी सोचें उस चीज़ के बारे में, क्या नेगेटिव हो सकता है वो भी सोचें, न्यूट्रल पॉइंट भी सोचें, अपना व्यू पॉइंट भी सोचें, दूसरे का भी सोचें। ये हुई रियलिस्टिक थिंकिंग। और प्रैग्मेटिक थिंकिंग है प्रैक्टिकल, भाई ये हो सकती है बात या नहीं हो सकती, सब कुछ सही भी है लेकिन प्रैक्टिकली करना संभव नहीं, कुछ भी कारण हो, तो वो आदमी फिर नहीं करेगा। तो इस एज में जो है रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक थिंकिंग जो है वो आ जाती है, इंसान में बेहतर हो जाती है। दूसरा जो है रिफ्लेक्टिव और रिलेटिविस्टिक थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये है कि खुद से चिंतन करके खुद ही जो है अपने आप को करेक्ट कर लेना या किसी निर्णय पे पहुंच जाना। जैसे आप कहीं बस स्टैंड पे गए अपने किसी बस पकड़ने के लिए, लेकिन आप पहुंचे उससे 2 मिनट पहले बस निकल गई, तो आपने सोचा कि ओहो बस निकल गई, ये क्यों ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं घर से अगर जो है 10 मिनट पहले चल दिया होता, खाम में लास्ट मिनट तक वेट किया मैंने कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, 10 मिनट पहले निकल गया होता तो मैं आ जाता आराम से यहाँ पे बस स्टैंड पे वेट करता, वो बेटर होता है, तो बस तो नहीं छूटती। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं 10 मिनट पहले निकलूँगा। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हुई, ये भी इम्प्रूव हो जाती है। और रिलेटिविस्टिक थिंकिंग का मतलब है कि हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता अब इंसान, कि या ब्लैक एंड वाइट मतलब हर चीज़ या तो सही है या गलत है, ऐसा नहीं है। कोई सेम चीज़ जो है एक कॉन्टेक्स्ट यानी परिप्रेक्ष्य में, एक कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सही हो सकती है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो गलत हो सकती है। ये चीज़ जो है इम्प्रूव होती है इस एज में। और इस एज में आते आते अचीवमेंट जो है आदमी अपनी एक काफ़ी कर लेता है, जो अपने ऑलमोस्ट करियर के पीक तक पहुंचने लग जाता है बाय द एंड ऑफ अर्ली एडल्टहुड। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्टेज है, काफ़ी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर मिडिल एडल्टहुड में भी वही सेम चीज़ है, फ्लूइड इंटेलिजेंस कम हो रही होती है लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में बांटा है। एक तो क्रिस्टलाइज, वो मैंने आपको बता ही दिया, वो इम्प्रूव हो रही होती है। दूसरा होता है एनालिटिक। एनालिटिक थिंकिंग मतलब जब कोई उत्तर जो है एक ही सही उत्तर हो सकता है और उसके अलावा कोई भी उत्तर गलत होगा। जैसे मैं बोलूँ 2 प्लस कितना इज इक्वल टू 5, तो इसका एक ही करेक्ट आंसर है, वो है 3। तो इस टाइप का जो है थिंकिंग जिसमें एक ही करेक्ट आंसर हो, वहाँ तक पहुँचना, ये एनालिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव हो रही होती है इस मिडिल एडल्टहुड में। और तीसरा जो है प्रैक्टिकल, कि भाई व्यवहारिक है या नहीं है बात, ये भी इम्प्रूव हो रही होती है इस एज में। क्रिएटिविटी के लिए व्यक्ति को नॉलेज भी चाहिए होती है और आईक्यू भी चाहिए होती है। तो मिडिल एडल्टहुड तक आते आते क्योंकि नॉलेज काफ़ी इकट्ठी हो चुकी होती है, तो इसलिए जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ इंसान के दिमाग में आने लग जाते हैं। हाँ, मगर यह है कि जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड है वो कम होने लग जाती है इस एज में आके, और रिएक्शन टाइम भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मेमोरी भी जो है धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। इस एज में जो है रिलीजन के प्रति रुझान इंसान का हो जाता है।
और ये देखा गया कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एज में आके, उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो दीर्घायु अधिक होते हैं। और वो जो उनमें कमियां आ रही हैं हेल्थ वाइज या स्ट्रेंथ वाइज, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए वो नई नई अपनी टेक्निक्स निकाल लेते हैं। जैसे अगर याद रहना कम हो गया है तो वो लिख के रख लेंगे ताकि वो भूले नहीं। इस टाइप की जो है वो एक्टिविटी, या किसी और को बोल दिया जब भाई इतने बजे मुझे ये चीज़ याद दिला देना, तो ऐसे वो कोपिंग मैकेनिज्म जो है करने लग जाते हैं। और इस एज में आके जो है आदमी एक जो है मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, कि केवल बस मैं पैसे कमाऊँ, बच्चों को पालूँ, यही नौकरी करूँ, बस यही है, या ज़िंदगी इसके अलावा भी कुछ है। तो एक सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस एज में आके। और इस एज में आके जो है एक मिड लाइफ क्राइसिस भी होती है कि यही जो मैं आज तक कर रहा था, क्या यही है करना चाहिए मुझे, या कुछ और करना चाहिए, जो मैंने आज तक किया क्या वो सही किया, और आगे भी क्या यही करता हूँ, या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इस टाइप से जो है चिंतन शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मिड लाइफ क्राइसिस इस मिडिल एडल्टहुड में आती है। तो रफली ये जो है 45 ईयर्स के आसपास आती है। कोई फिक्स नहीं है कि 45 पे आएगी, किसी को थोड़ा पहले भी हो सकती है, किसी को थोड़ा बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ आती ज़रूर है कि आदमी ये क्वेश्चन करने लग जाता है कि जब मैं कर रहा हूँ क्या वही सही है या कुछ और करना चाहिए मुझे। फिर लेट एडल्टहुड में वही बात है, फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होती जा रही है, लेकिन क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस वो इम्प्रूव हो रही है, प्रैक्टिकल भी उनकी इम्प्रूव हो रही है, एनालिटिकल भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना देख लिया होता है कि उनको राइट आंसर्स वैसे ही पता होते हैं। स्पीड वगैरह स्लो हो रही होती है, मेमोरी कम हो रही होती है, लेकिन एनालिटिक जो है उनकी एबिलिटी वो कम नहीं होती है। वो चाहें अगर एक्टिव रहें तो मेंटेन रख सकते हैं। तो इस एज में जो है जो लाइफ स्पैन का जो टास्क होता है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है, एरिक एरिक्सन ने बताया है। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये इस एज में आके आदमी क्वेश्चन करता है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी किया, क्या वो सही किया, उसका कोई मीनिंग था, क्या मेरी लाइफ का कोई अर्थ था, क्या मैंने कुछ हासिल किया। अगर उसे सकारात्मक आंसर मिलते हैं, पॉजिटिव आंसर मिलते हैं अपने बारे में खुद से चिंतन करके, तो उसकी लाइफ में एक इंटीग्रिटी होगी, वो खुश होगा। और उसे लगेगा कि नहीं तो मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, सब टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ अचीवमेंट ही नहीं मेरी लाइफ में, ना मैंने किसी की हेल्प करी, ना मैं अपने लिए कुछ कर पाया, ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखा, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो उसके अंदर एक डिस्पेयर की फीलिंग आएगी, एक जो है अवसाद की जो है भावना उसके अंदर आएगी। तो इस एज के लिए जो लोगों के लिए एक स्टडी के लिए एक डिसिप्लिन है, उसे कहते हैं जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी में जो है ओल्ड एज के लोगों के ऊपर स्टडीज़ की जाती हैं, और ये कोई एक सिंगल जो है डिसिप्लिन नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। जैसे कि इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें बायोलॉजी भी है, इसमें सोशलॉजी भी है, न्यूरो साइंस भी आ जाता है, ऐसे कई डिसिप्लिन आ जाते हैं। और इस एज के लिए जो है दो थ्योरीज जो है हैं कि उसको ओल्ड एज में कैसे रहना चाहिए मनुष्य को। एक है डिसएंगेजमेंट थ्योरी और दूसरी है एक्टिविटी थ्योरी। दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं, और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। डिसएंगेजमेंट थ्योरी कहती है कि इस एज तक आते आते आदमी को अपने आप को जो दुनिया भर की जो सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनसे डिसएंगेज कर लेना चाहिए, उनसे अपना अंतर बना लेना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। किस लिए? एक तो उनकी जो है फिजिकल मेंटल कैपेसिटी तब तक कम हो चुकी होती है, तो उनके लिए बहुत स्ट्रेनुअस होता है, मतलब काफ़ी तनाव कारक होती हैं ये सब चीज़ें, तो उनके लिए अच्छा है कि इनसे दूर रहें। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो यंग जनरेशन है उनको मौका मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस यंग जो है लोग हैं उनके पास में एनर्जी ज़्यादा है, माइंड ज़्यादा शार्प है, तो वो और अच्छा काम करेंगे। और जो एक्टिविटी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, आदमी को जब तक जो है जिंदा है उसको एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिव रहेगा तो उसका जो है ब्रेन भी अच्छा काम करता रहेगा, शरीर भी अच्छा काम करता रहेगा। तो कभी भी जब इस टाइप की दो अपोजिट चीज़ें मिलती हैं तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ये होता है कि दोनों की अच्छी अच्छी बातें जो है करनी चाहिए। यानी कि कुछ डिसएंगेजमेंट भी करना चाहिए इंसान को, जो काफ़ी स्ट्रेनुअस चीज़ें उनसे दूर हो जाना चाहिए, और थोड़ा सा एक्टिव भी रहना चाहिए ताकि वो समाज से जुड़ा रहे, अपने को मेंटली और फिज़िकली जो है फिट रख सके।
तो राइट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये होगा। फिर लेट एडल्टहुड में जो मेमोरीज जो है कई तरह की जो होती हैं, उसमें क्या होता है वो समझते हैं। तो एक होती है डेलिब्रेट मेमोरी, एक होती है ऑटोमेटिक मेमोरी। जैसे अगर कोई चीज़ें हमको याद करनी है, जैसे आपके बैंक का पासवर्ड क्या है तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन क्या था, तो ये होगी डेलिब्रेट मेमोरी। और कुछ होती है ऑटोमेटिक मेमोरी, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे जो है क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबानी है, एक्सीलेटर कब देना है, गियर कब कौन सा डालना है। ये ऑटोमेटिक मेमोरी में आपकी है, आपको उसमें याद नहीं करना पड़ता कि अब क्या कौन सा गियर डालूं। तो जो ऑटोमेटिक मेमोरी है वो उसे इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, वो तो ठीक ठाक रहती है, काफ़ी इंटैक्ट रहती है। लेकिन जो डेलिब्रेट मेमोरी है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक मेमोरी के मुकाबले। और एक होती है एसोसिएटिव मेमोरी, मतलब दो चीज़ों के बीच में आपस में क्या संबंध है, ये संबंध जो है एक चीज़ देख के दूसरी चीज़ याद आ जाना, उसको कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति उनसे कई बार मिला है, लेकिन मान लीजिए कि वो कहीं जा रहे हैं, वो व्यक्ति दिखाई दिया, उसको जानते भी हैं, तो देख के चेहरा तो उसका पहचान लेंगे, हाँ मैं इससे मिला हुआ हूँ, जानता हूँ, यहाँ मिला था, लेकिन उसका नाम याद नहीं आएगा। चेहरे से जो एसोसिएशन है नेम का वो नहीं उनको याद आएगा। तो एसोसिएटिव मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है। और जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का मतलब होता है जिस किसी भी चीज़ में वो खुद इन्वॉल्व रहे हैं, वो जो है उनकी सबसे बढ़िया कौन सी होती है, जो अपने एडोलेसेंट एज यानी किशोरावस्था या अर्ली एडल्टहुड, जो जब वयस्क हुए थे शुरुआत में, वो टाइम की चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि वो उस टाइम की जो है नई नई चीज़ें थी, वो उन उस साथ में उस टाइम में जो है भावनात्मक चीज़ें थी वो उनके लिए, इसलिए ज़्यादा रहती। कोई भी चीज़ इसके साथ में हमारी नोवेल्टी या इमोशंस अटैच है, नोवेल्टी मतलब नवीनता, और इमोशंस यानी कि भावनाएं, जिससे कोई भी नवीनता वाली चीज़ हो, जैसे पहली बार हम कब जो है एयरक्राफ्ट में बैठे, वो सबको याद रहता है, पहला कोई भी काम है याद रहता है। तो अधिकतर जो है किशोरावस्था में और वयस्कावस्था में यानी एडोलेसेंट एंड अर्ली एडल्ट में सब इसी टाइप के काम होते हैं, तो इमोशनल अटैचमेंट वाले हो रहे होते हैं या पहले एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, इसलिए जो है इस टाइम की मेमोरी ज़्यादा होती है। ये एक्चुअल रीज़न है। और जो ये लोग एक होती है रिमोट मेमोरी, रिमोट मतलब पुरानी बातें याद करना। तो ये एक मिथ है, ये भ्रम है लोगों का कि बुजुर्गों को पुरानी बातें बहुत याद रहती है, वो देखो अपने जब वो टीनेजर थे तब की याद है। तो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी उनकी अच्छी नहीं होती है, वो उसमें भी जो है ह्रास होता है, यानी कि डेफिसिट होता है। लेकिन वो कौन सी चीज़ें उनको याद है, जो इमोशनली जो उनकी चार्ज मूवमेंट्स थे उस टाइम के, वो याद है, सारी चीज़ें याद नहीं है। ये रीज़न होता है कि लोगों को ये लगता है कि उनकी जो है रिमोट मेमोरी बड़ी अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और दूसरा होता है कि एक होता है इवेंट बेस्ड मेमोरी होती है, दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। तो इवेंट बेस्ड मेमोरी मतलब कि एक कोई इवेंट या कोई काम हुआ, उसके बाद में क्या करना है, ये चीज़ तो उनको याद रहती है अच्छे से। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में क्या होता है, प्लानिंग करनी होती है कि क्या चीज़ पहले करनी है, फिर नेक्स्ट क्या करनी है, फिर थर्ड क्या करनी है, ऐसे प्लानिंग करके कोई काम करना है, जैसे वो उनकी जो है वीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो अगर उनको ये बोला जाए कि भाई खाना खाने से पहले ये गोली खा लेना, तो ये उनको इवेंट बेस्ड मेमोरी हुई, याद रहेगी। भाई खाना खाने का जब नंबर आया तो उनको याद, अच्छा खाना खाना है, ओके, खाने से पहले गोली खानी है, तो इवेंट बेस्ड मेमोरी उनकी अच्छी हुई, वो उसमें ठीक ठाक रहती है। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, जैसे उनको खाना बनाना है, तो खाना बनाने में जो है हल्दी डालनी है, फिर नमक भी डालना है, फिर मिर्च भी डालनी है, ये काटना है, वो काटना है, कई सारी चीज़ें डालनी है। तो अब उसमें प्लानिंग करनी पड़ती, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या बाद में करनी है। तो कभी कुछ भूल जाएंगे, कभी कुछ भूल जाएंगे, या पहले वाली चीज़ को बाद में कर देंगे, बाद वाली को पहले कर देंगे। तो इस टाइप की जो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो नॉर्मली चाहते ही हैं कि अपने जीवन साथी के साथ में करें, अकेले उनको थोड़ा दिक्कत आती है। इस एज तक आता है आदमी रिटायर हो चुका होता है, लेकिन जो है रिटायरमेंट किस वजह से लिया गया है वो डिसाइड करेगा कि रिटायर होने पे वो खुश होंगे या नहीं होंगे। जैसे अगर अपनी मर्जी से लिया, सफिशिएंट पैसा है, घर में सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रिटायरमेंट को एंजॉय करते हैं अच्छे से। लेकिन अगर मजबूरी में रिटायर होना पड़ा है, उनको जो है ज़बरदस्ती किसी ने रिटायर कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है,
तो फिर जो, या घर में फाइनेंशियल तंगी है, तो फिर जो है उनको प्रॉब्लम होती है रिटायरमेंट के बाद में, साइकोलॉजिकली दे फील अनहैप्पी। और इस एज तक आते आते बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जो है किसी की डेथ हो जाती है। नॉर्मली जो है फीमेल्स की जो है लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है मेल से, और क्योंकि शादी जो है अपने से छोटे एज की फीमेल से करते हैं मेल नॉर्मली, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि जो मेल पार्टनर है उसकी डेथ पहले होती है, फीमेल की बाद में होती है। तो वो विडोहुड जो है वो भी एक समस्या है जीवन की इस एज में आके। फिर अगर जैसे मैंने बताया कि इस एज में जो है हम इसको कहते हैं कि एंड ऑफ लाइफ साइकिल। तो डेथ जो है एक ऐसी इवेंचुअलिटी है, एक ऐसा यथार्थ है मृत्यु, जिसको जो है आना ही आना है। तो एक ना किसी न किसी एज पे कोई ना कुछ वजह तो बनती है डेथ की, जैसे कोई ना कोई बीमारी हो गई। तो जब इनको ऐसी कोई टर्मिनल इलनेस होती, टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि उस बीमारी से मृत्यु निश्चित है, द डेथ इज़ डेफिनेट, कि अब तो मरना ही है। तो जब ऐसी कोई बीमारी होनी है सबको कभी ना कभी, तो बहुत कम होता है कि कोई बीमारी नहीं हुई और मर गए। तो जब ऐसी कोई जो है इलनेस उनको पता चलती है, तो सबसे पहला इसको जो है 5 स्टेजेस में वो समझाया गया है एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने। तो एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस ने बोला कि सबसे पहली स्टेज होती है डिनायल, मतलब वो स्वीकार ही नहीं करते कि अरे हमें कैसे हो सकती है बीमारी, नहीं नहीं नहीं, कोई टेस्टिंग में गलती हुई होगी, डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया होगा वगैरह वगैरह। पहला डिनायल मोड होता है। फिर उसके बाद में जब सच तो सच है, सामने आ ही जाएगा, चाहे किसी से भी चेक करा लो, जो बीमारी है वो है। फिर एंगर वाली स्टेज आती है। एंगर में क्या है, व्यक्ति को ये गुस्सा आ रहा था, अरे मैंने तो कोई सब कुछ जीवन में अच्छा किया, सबका भला किया, मुझे ये कैसे बीमारी हो गई। तो ये गुस्सा वाली स्टेज आती है। फिर आती है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग जिसे कहते हैं हिंदी में मोल भाव करना, कि भाई मरना तो निश्चित है, अच्छा मैं मैक्सिमम कितना जी सकता हूँ, कोई ऐसे ट्रीटमेंट है जिससे कि मैं 6 महीने और ज़्यादा जी लूँ वगैरह वगैरह। ऐसे बार्गेनिंग वाली स्टेज में आता है इंसान। फिर उसके बाद में जो है जब सब क्लियर हो जाता है कि भाई अब तो इतने टाइम में जाना ही है, तो फिर जो है डिप्रेशन वाली अवसाद की स्थिति आती है। फिर डिप्रेशन के बाद में जो है एक टाइम ऐसा भी आता है जब आदमी स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ ठीक है सब मरते, मुझे भी मरना है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 5वीं स्टेज एक्सेप्टेंस की आती है। सो ये डेथ और डाइंग से रिलेटेड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं ओल्ड एज में। तो जो टर्मिनल इलनेस वाले जो पेशेंट होते हैं, जो मैंने बताया जिनकी मृत्यु निश्चित है, ऐसी बीमारियां से जो ग्रसित जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जो है एक जगह होती है, उसे कहते हैं हॉस्पाइस। हॉस्पाइस में क्या है, वही व्यक्ति जो है भर्ती किए जाते हैं जिनको कोई टर्मिनल इलनेस है, ताकि जो है उनको पेन से, पीड़ा से जो है निजात दिला सके, उनको आराम से उनकी कम से कम मृत्यु हो सके, उनकी केयर अच्छे से की जा सके। क्योंकि बेड रिडन हो जाते हैं अधिकतर लोग, तो अब घर पे कोई कितनी केयर करेगा। तो वहाँ पे जो है हॉस्पाइस में जो है नर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब रहते हैं, तो केयर बेटर हो पाती है। तो जो है ट्रांजिशन जो है डेथ की तरफ पेनलेस हो, पीसफुल हो और स्मूथ हो, इसलिए जो है हॉस्पाइस में भर्ती करते हैं। और इस एज में जो है सबसे बढ़िया ये रहता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर रहे आदमी, ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहे, तो वो साइकोलॉजिकली जो है बेटर रहता है। अब वो 2 तरीके से सीख सकता है। एक तो जैसे इंडिया में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए अलग से जो है कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ जाके वो कोई भी अपना जो भी जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो पढ़ाई कर सकते हैं। या दूसरा ये वो ट्रैवल करके नई नई जगह जाएं और नई नई जगह पे नई नई चीज़ सीखें, ये भी एक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग रखना इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 3 पे आते हैं साइको सोशल चेंजेस। तो साइको सोशल चेंजेस जो है वो उसके लिए 3 जो है थ्योरीज हैं, और अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो 2 कैटेगरी हैं। एक तो है स्टेज थ्योरीज। स्टेज थ्योरीज के मतलब कि लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं कि भाई ये पहली स्टेज है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो इसमें जो सबसे फेमस जो थ्योरी है स्टेज थ्योरीज में, वो है एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। फिर दूसरी जो कैटेगरी की थ्योरीज होती हैं वो होती है कॉन्टेक्चुअल थ्योरी,
तो उसमें यह है कि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में समझाई गई हैं कि क्या चीज़ जो है किस संदर्भ में क्या होगा। तो इससे रिलेटेड जो दो फेमस थ्योरीज हैं वो है, एक तो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की है, इसको इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरी है लेव वाइगॉट्स्की की, इसको जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहले है एरिक एरिक्सन की, देखते हैं थ्योरी। तो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है इसमें जो है स्टार्टिंग होती है कहाँ से, इन्फेंसी से। तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अर्ली चाइल्डहुड वाली भी पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। प्री स्कूल वाली भी कर चुका हूँ, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और सोशल स्कूल एज में जो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होती है। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फर्मेशन। ये यहाँ तक जो है मैं पिछले वीडियोस में अपने कवर कर चुका हूँ। यंग एडल्टहुड में जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आती है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया है। और फिर मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो है लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज में जो है, या मैच्योरिटी कहिए, उसमें आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है स्टेज थ्योरी है सबसे फेमस एरिक एरिक्सन की। और दूसरा जो है कॉन्टेक्चुअल थ्योरी में यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी है। इसमें जो है ये बताया गया है कि हर चीज़ जो है कॉन्टेक्चुअल होती है। जैसे इंडिविजुअल जो है वो बच्चा है, उसके चारों तरफ जो है पहला जो है सिस्टम है वो माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन है, जिससे उसका फेस टू फेस कांटेक्ट होता है जिन भी लोगों से, वो सब माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके पीयर्स यानी कि दोस्त हो गए, उसके स्कूल वाले हो गए, अगर जो है वो कहीं डॉक्टर वगैरह से इलाज कराने जाता है, हेल्थ सर्विसेज वाले हैं वो हो गए, डे केयर फैसिलिटी में अगर उसको छोड़ा जाता है तो वो लोग हो गए, या मंदिर वगैरह उसको ले जाते हैं तो वहाँ भी जो फेस टू फेस कांटेक्ट जिनसे हो रहा है, या नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो सब माइक्रो सिस्टम में होगा। फिर नेक्स्ट होता है मीजो सिस्टम। जो मीजो सिस्टम ये होता है जिससे उसका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। मतलब जैसे उसके फादर हैं, वो कहीं जो है ऑफिस में काम करते हैं, तो जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसके फादर को अफेक्ट करेगा, और फादर पे जो इफेक्ट होगा वो इनडायरेक्टली बच्चे पे आएगा। तो ये हो गया मीजो सिस्टम। फिर जो है होता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में जो है ये सब होता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारे जो है लॉज क्या हैं, नियम कानून क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है जस्टिस सिस्टम क्या, ये सब जो है एक्सो सिस्टम में आ गया, जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है, हम सभी किसी न किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो उस कल्चर की वजह से जो है हमारे कुछ एटीट्यूड्स बनते हैं, आइडियोलॉजीज बनती हैं, हमारी विचारधारा बनती हैं। तो वो सब जो है चीज़ें मैक्रो सिस्टम में आती हैं। और फिर लास्ट होता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है कि हम जो है लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को फेस करते हैं। हर तरह की हर व्यक्ति के सेम चीज़ तो फेस नहीं करता, अलग अलग चीज़ फेस करता है। तो जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं काफ़ी हद तक। तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की, ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है डिफरेंट चीज़ों से, जहाँ स्टेज नहीं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट से डिफरेंट है, संदर्भ से मतलब है। और अगला है लेव वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये मैंने बताया, इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें यह है कि हर एज के लिए जो भी हमें सीखना है, हर चीज़ के सीखने के लिए एक पर्टिकुलर एज जो है सबसे जो है ऑप्टिमम होती है, सबसे बेस्ट जो है हम उस पर्टिकुलर एज में सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी की उस दौरान हेल्प मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, या सपोर्ट जो हमको चाहिए वो मिल जाए, तो फिर वो लर्निंग सबसे बेस्ट होगी। हम उसके बिना भी सीख जाएंगे, लेकिन अगर कोई हमको सिखाए तो फिर हमारा डेवलपमेंट बड़ा बेस्ट होगा। जैसे लैंग्वेज तो बच्चा सीख ही जाएगा, उसको आप सिखाओ या मत सिखाओ वो तो सुन सुन के सीख जाएगा। लेकिन जब वो लैंग्वेज बोलना सीख रहा है, उस टाइम जो है अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, लोग उसको सही चीज़ सिखा रहे हैं,
उसको अच्छी कैसी लैंग्वेज बोली जाती है, ग्रामर भी बता रहे हैं, अच्छे वर्ड्स भी बता रहे हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ये भी सिखा रहे हैं, तो उसकी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जैसे मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं स्कूल ईयर्स में। तो जब बच्चा स्कूल में है, अगर उसको उस टाइम जो है अच्छे अच्छे गेम्स खेलने को मिल रहे हैं, कोचिंग मिल रही है, उसको फैसिलिटीज़ मिल रही है जिम की, प्लेग्राउंड की, तो उसका जो है मोटर स्किल्स जो है बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। ये सब जो है हर चीज़ का जो है एक टाइम होता है, और उस टाइम में अगर सपोर्ट मिले तो बेस्ट सीखते हैं। तो जो टाइम होता है किसी चीज़ को सीखने का बेस्ट, उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जो हमको हेल्प मिलती है उसे आप कहेंगे स्कैफोल्डिंग। फिर एक और जो है थ्योरी है, दिस इज़ ऑल्सो फेमस थ्योरी, लेविसन्स सीजन्स ऑफ लाइफ। इसमें ये बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एज में जो है हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी जो टीन ईयर्स हैं या अर्ली अडल्ट ट्रांजिशन है, इसमें जो है हम अपने करियर पे फोकस करते हैं, शादी पे फोकस करते हैं, बच्चों पे फोकस करते हैं। फिर 30 ट्रांजिशन में आते आते जो है हमारा फोकस जो है ज़्यादा हो जाता है कि अब हम सेटल हो जाएं कैसे ना कैसे। अगर शादी हो गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो आदमी सोचने लग जाता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ख़ासतौर से फीमेल्स को इस एज में आते आते। फिर जो है मिड लाइफ ट्रांजिशन, जो मैंने बताया कि मिड लाइफ क्राइसिस आती है, वो ऐसे 40-45 की एज के आसपास शुरू हो जाती है। फिर 50 तक आते आते आदमी जो है मिडिल एडल्टहुड में एंटर करता है, मिडिल एडल्टहुड वाली चीज़ें जो है हो जाती हैं जो मैं बता चुका हूँ। और फिर जो है 60-65 में जो है लेट एडल्ट ट्रांजिशन है, जो है इसमें ओल्ड एज वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है मेन थ्योरीज थी हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट की। फिर जो अटैचमेंट पैटर्न जो बच्चे का रहा है बचपन में, उससे काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है रोमांटिक रिलेशनशिप में। जो इंटीमेट रिलेशनशिप बच्चे के बनते हैं बड़े होने पे, कोई भी जो है जो मैरिज है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसमें ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उस इंडिविजुअल ने बचपन में कैसा फील किया है। अगर जैसे 3 तरह के अटैचमेंट होते हैं, सिक्योर अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट और तीसरा है रेजिस्टेंट अटैचमेंट। तीनों का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। सिक्योर अटैचमेंट में क्या होता है कि पेरेंट्स ने उसको लव रिस्पेक्ट दिया होता है, उस पर ट्रस्ट किया होता है, उसको जो है उसकी गलतियों को जो है सपोर्ट किया होता है कि कोई बात नहीं, अब कर दोबारा ट्राई करो, सीख जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस टाइप के लोग जो है सिक्योर्ड अटैचमेंट होता है पेरेंट्स के साथ में। तो जब उनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं, सीरियस रिलेशनशिप बनते हैं, शादी वगैरह होती है, तो अपने पार्टनर में एज ए फ्रेंड वो बिहेव करते हैं, पार्टनर में दोस्त देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, खुश रहते हैं उनके साथ में। सेक्सुअल इंटीमेसी भी काफ़ी अच्छी होती है ऐसी स्थिति में जिनका सिक्योर्ड अटैचमेंट होता है। और अगर जैसे कोई प्रॉब्लम है तो अपने पार्टनर से शेयर करने में वो नहीं झिझकते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट पेरेंट से तब होता है जब पेरेंट जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो, बच्चे को हमेशा इंसल्ट करें या हमेशा गलतियाँ निकालें, और उसको जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंस ना दे, तो बच्चा जो है पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर वो जब वो बड़ा भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, तो अब ये जो अटैचमेंट पैटर्न था ये उसके पार्टनर को अफेक्ट करेगा। वो जो है कैसे, जैसे जेलसी काफ़ी उसके अंदर होगी, इमोशनल डिस्टेंस, भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर से दूरी बना के रखेगा, और फिज़िकल कांटेक्ट को ज़्यादा एंजॉय नहीं करेगा, सेक्सुअल कांटेक्ट को, और अपने आप को जो है काम में ज़्यादा एंगेज रखेगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा उसके हिसाब से, क्योंकि ट्रू लव रिलेशनशिप तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं बचपन में। तो अपनी उसी थ्योरी को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ताकि वो अपनी बात को साबित कर सके कि हाँ देखो ट्रू लव तो कुछ होता ही नहीं है। तीसरा जो रेजिस्टेंट अटैचमेंट पैटर्न होता है वो तब होता है जब पेरेंट्स जो है अनप्रिडिक्टेबल हो, मतलब कुछ अनुमान ना लगाया जा सके कि वो कब क्या करेंगे पेरेंट्स, और या फिर जो है अनफेयर मतलब न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार ना करते हैं उसके साथ में। तो इसमें जो है और बच्चे को हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, अनफेयर है कि कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाएं। तो ये जो फियर ऑफ अबंडनमेंट है, त्याग दिए जाने का जो भय है, बच्चे में समा जाता है।
तो अब जब वो जो बड़े होकर रोमांटिक रिलेशनशिप बनाता है तो उसके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, वो दूसरों के साथ में उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ बाउंड्री बनानी है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ क्लोज हो जाएगा या ज़रूरत से ज़्यादा दूर हो जाएगा, या अपने बारे में ऐसी बातें बताने लग जाएगा जो नहीं बतानी चाहिए इमीडिएटली। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं बचपन का जो अटैचमेंट पैटर्न है उसके बेसिस पे। तो जो मिडिल एडल्टहुड है इसमें जो चार जो है टास्क होते हैं डेवलपमेंट के, साइको सोशल चेंजेस क्या आते हैं। पहला है यंग ओल्ड, आई एम सॉरी, हाँ यस, यंग ओल्ड। तो यंग ओल्ड में क्या है कि एक तो एज बढ़ रही है, तो जो यंग होने की जो चीज़ें हैं थी कुछ, वो आदतें यंग एज की जो हैबिट्स है वो छोड़नी होती हैं और कुछ ओल्ड एज की अपनानी होती हैं। तो इसमें जो है वो बैलेंस बनाना होता है। तो जो चीज़ छोड़नी है उसके बारे में वो विचार करें और जो अपनानी है उसमें पॉजिटिव चीज़ देखें, तो ये पॉजिटिव जो है चेंजेस माने जाएंगे ये। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन क्रिएशन। तो इस एज में आते आते जो है आदमी जो पुराने जिनसे कभी जो है मनमुटाव रहा है या दुश्मनी रही है, तो ये होता है मोर और लेस कि भाई चलो जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ो, किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। ये एक रहता है एटीट्यूड। तीसरा जो है मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का। तो जो हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन फीचर्स भी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो इस एज में आके जो है उसमें एक बैलेंस बना रहा होता है इंसान। मेल थोड़ा थोड़ा फीमेल्स की तरह हो रहा था, जैसे कि लविंग, केयरिंग, एम्पैथिक फीलिंग्स, ये सब डेवलप कर रहा होने लग जाती हैं ज़्यादा मेल में। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती, लेकिन अब और ज़्यादा डेवलप हो रही होती है। और फीमेल्स जो है थोड़ा मेल की तरह होने लग जाती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस होने लग जाती हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाती हैं, काफ़ी सारे असर्टिव हो जाती हैं, जो चीज़ नहीं पसंद है नहीं पसंद है, मना कर देंगी। तो ये एक चेंजेस आते हैं दोनों में। और लास्ट जो टास्क होता है वो एंगेजमेंट सेपरेटनेस का है। तो एक तो हमें जो बाहरी दुनिया है उससे हम बिल्कुल कट के नहीं रह सकते हैं। अगर बिल्कुल कट के रहेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम है, सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में एंगेज रहेंगे तो फिर हमें अपने लिए कैसे टाइम मिलेगा, अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो इस एज में आके आदमी एक बैलेंस बिठाने लग जाता है कि मुझे बाहरी दुनिया से कितना एंगेज रहना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कितना एंगेज रहना, और खुद के साथ अपने साथ जो है जो हमारी जो इंटरनल नीड्स हैं वो हम कैसे फुलफ़िल करेंगे, ये बैलेंस आदमी में आने लग जाता है। फिर मिड लाइफ क्राइसिस मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन करने लग जाता है। अब इसमें जो है मिड लाइफ क्राइसिस कब होगा इसके बारे में दो ओपिनियंस, एक स्टेज वाली ओपिनियन है और दूसरी है इवेंट वाली ओपिनियन। तो स्टेज वाली ओपिनियन ये कहती है कि भाई इस पर्टिकुलर एज पे होके आएगा तो इंसान ये क्राइसिस आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 45 की एज पे होगा ही होगा, +- 2-3 ईयर्स हो सकता है, लेकिन इस एज पे आके होगा ही होगा। ये तो हो गई स्टेज थ्योरी। और लाइफ इवेंट अप्रोच में क्या है कि व्यक्ति जो है अगर जो पर्टिकुलर कुछ इवेंट्स होंगे तब जो है उसके अंदर ये क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस आएगा ही आएगा। जैसे कि बच्चे बड़े हो गए, उनका जो है जॉब लग गया, वो घर छोड़ के चले गए, तो अब जो है कि घर में बच्चे नहीं हैं, तो अब उनके पास में टाइम जो है स्पेयर है काफ़ी, अब वो सोचना ज़्यादा शुरू करेंगे। तो अब ये जो लाइफ इवेंट बेस्ड है वो तो ये कहते हैं कि जब ये इवेंट होगा तब ये मिड लाइफ क्राइसिस आएगी। अगर इवेंट जल्दी हो गया तो जल्दी आ जाएगी, लेट हुआ तो लेट आएगी। इसका एज से लेना देना नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी सही है, क्योंकि नॉर्मली 45 की एज तक आते आते जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं सेटल होने लग जाते हैं। एज्यूमिंग की जो है 25 साल तक की एज तक शादी हो गई और बच्चे हो गए हैं, तो बच्चा जब तक जो है 20-22 साल का होता है तो अपना सेटल होने लग जाता है। तो पहले जो है बच्चा जब बड़ा होकर चला गया घर से, उसके लिए वर्ड यूज़ किया करते थे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, मतलब घोंसला खाली हो गया, चिड़िया उड़ के चली गई। तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड था। आजकल जो है ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम की जगह वर्ड यूज़ करते हैं लॉन्चिंग एंड मूविंग ऑन। ये पॉजिटिव है कि हमने बच्चों को काबिल बना दिया और हम फिर मूव ऑन कर गए, हम अपना अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, वो अपने आगे बढ़ गए, हम अपने आगे बढ़ गए। ये पॉजिटिव वाली बात है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि यही वर्ड यूज़ किए, लॉन्चिंग एंड मूविंग ऑन। फिर जो है इस एज में जो है अपने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है
वो स्टेबल हो जाता है। जो पहले की एज होती है, आदमी को लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी हूँ वो भी हूँ, पर इस एज तक आते आते जो है वो अपने पीक को ऑलरेडी पहुँच चुका होता है और आदमी जो है समझ में आ चुका होता है कि वो एक्चुअली क्या है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है स्टेबल हो जाता है और सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आ जाती है कि हाँ ठीक है, अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो ठीक है, अच्छी क्वालिटी तो ठीक है, लुक्स जैसे भी हैं ठीक है, जो भी मेरी आर्थिक स्थिति है ठीक है। तो ये एक सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो आने लग जाता है इंसान में और ऑटोनॉमी काफ़ी हो जाती है, खुद मुख्तार हो जाता है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है, स्वतंत्र विचारों का हो जाता है, खुद सोचता है, खुद निर्णय लेता है अपने बारे में और खुद डिसाइड करता है कि क्या करना, पूछना नहीं होता है किसी से। और एनवायरनमेंट की मास्टरी हो जाती है, आसपास का परिस्थिति कैसी भी हो उसमें कैसे हैंडल करना वो उनको पता होता है। तो मिडिल एडल्टहुड में कुछ साइको सोशल जो चेंजेस होते हैं उसमें से एक ये होता है कि इस एज में जो है डाइवोर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे मैंने जैसा कि बताया बड़े हो के अपना सेटल हो गए, अलग अलग हो गए। तो अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब रहे हैं तो फिर इस एज में आके डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज़ में जो सोर्स ऑफ इनकम जिनकी फीमेल्स हों, सिर्फ खाली फैमिली डिपेंडेंट हो फीमेल्स के ऊपर, तो नॉर्मली उन फीमेल्स में उन फैमिलीज में पॉवर्टी ज़्यादा देखी जाती है। 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर परसेंटेज हाई होता है कि जहाँ पे केवल फीमेल अर्निंग मेंबर हो तो पॉवर्टी ज़्यादा देखी जाती है इस एज में। फिर जो जो इस एज में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, बच्चे और माँ बाप में रिलेशनशिप थोड़ा चेंज हो रहे होते हैं। और जो जो एडल्ट्स हैं मिडिल एडल्टहुड वाले, वो कई बार जो है उनके बच्चों के भी बच्चे होने लग जाते हैं इस एज में आके, बाय द एज ऑफ 60। तो वो जो है एक एल्डर की स्थिति में आ जाते हैं, तो उनको जो है अपने नाती पोतों में जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं उनके थ्रू ये लगता है कि वो इमॉर्टल हो गए हैं, जैसे अमर हो गए हैं, कि हमारा ये एक्सटेंशन है तो हमारी लाइफ जो है बढ़ गई, इनके थ्रू हम जिंदा रहेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। और उनकी जो है पूछ बढ़ जाती है एज ए एल्डर, कि दादा हैं, नाना हैं, नानी हैं, इस तरह से। तो अब जो है उनको इन बच्चों से जो इन्वॉल्व होके जो उनके नाती पोते हैं उनको जो है अपने पास का जो है फीलिंग आती है जब उनके खुद के बच्चे हुए थे। और वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दादा दादी नाना नानी जो है नाती पोतों को काफ़ी ज़्यादा माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत बिगाड़ भी देते हैं कई बार। तो ये भी जो है एक ये चेंजेस होते हैं। रिटायरमेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सारे उसके पास चीज़ें हैं, प्लान्ड है, तो प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करेगा, अदरवाइज क्राइसिस जो है फेस करेगा। फिर जो ओल्ड एज में जो है साइको सोशल जो चेंजेस होते हैं उसमें जो एक पेक की थ्योरी है उसमें 3 टास्क होते हैं ईगो इंटीग्रिटी के। तो पहला है ईगो डिफरेंशिएशन वर्सेस वर्क रोल प्रीऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले तक सारा फोकस खासतौर से मेल्स का तो करियर रहता है, तो अपने काम में एंगेज रहते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद में उनकी पहचान तो कुछ है नहीं काम के तौर पे, तो अब वो क्या करें, तो इसलिए अब उनको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो रिप्लेस कर सके काम में जो उनका इन्वॉल्वमेंट था, काम की वजह से जो इनकी आइडेंटिटी थी उसको जो है वो रिप्लेस कर सकें किसी चीज़ से। तो एक ये टास्क होता है, अगर वो कर पाएंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो फिर उनको हमेशा लगेगा अरे मैं तो अब कुछ हो ही नहीं। दूसरा होता है बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्रीऑक्यूपेशन। तो इसमें यह है कि इस एज तक आते आते अब बॉडी तो एज होती है तो पहले जैसी ना ब्यूटी रहती है, ना स्ट्रेंथ रहती है, ना स्टेमिना रहता है, ना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो अब ये जो चीज़ें चली गई हैं इसके बिना जो है रहने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया कि मेमोरी अगर वीक हो गई है तो फिर जो है आप उसमें मेमोरी की जगह याद रखने के लिए लिख लिया करो चीज़ों को, तो ये कॉम्पनसेशन हो गया। या अब जो है आपको ज़्यादा जो है नाइट में ढंग से दिखाई नहीं देता है तो ड्राइविंग जो है नाइट के बजाय केवल दिन में करो, या ड्राइवर रख लो, या किसी से सपोर्ट मांगो। तो ऐसे जो है स्ट्रेटजीज अपना के वो कॉम्पनसेट करते हैं जो भी बॉडी में कमियाँ आई हैं उसकी वजह से। फिर थर्ड टास्क होता है ईगो ट्रांसेंडेंस वर्सेस ईगो प्रीऑक्यूपेशन। तो ये होता है कि डेथ तो इनएविटेबल है, मृत्यु तो अवश्यम भावी सत्य है, होनी ही होनी है।
तो डेथ को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना, उस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं ओल्ड एज में। वैसे तो किसी भी एज में नहीं भाग सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में तो और ज़्यादा हम ये मानते हैं कि नज़दीक जा रहे हैं डेथ के। तो इसलिए जो है अपने आप को जो है डेथ के लिए भी तैयार करना है मेंटली, पॉजिटिवली, वो भी एक टास्क होता है। फिर जो है एक ओल्ड एज में साइको सोशल चेंज की लेबोवी वीफ थ्योरी है। तो ये कहती है कि इस एज तक आते आते इंसान को इमोशनल एक्सपर्टीज आ जाती है, मतलब इमोशनल कंट्रोल हो जाता है। लाइफ में इतना कुछ देख लिया होता है अच्छा बुरा कि अब इमोशंस जो है उनके जल्दी से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं, मास्टरी हो जाती है। और एक दे हैव रेमिनिसेंस ऑफ लाइफ रिव्यू, मतलब फिर आदमी जो है पलट के अपनी पूरी लाइफ को एक बार देखता है इस एज में कि मैंने पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया। ये भी एक साइको सोशल चेंज है। तो ओल्ड एज में जो है अगेन वो जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी पिछली एज में स्टेबल हो चुका था, तो अब जो है वो सिक्योर्ड हो चुका होता है। अब उसको कोई परवाह नहीं कि उसको लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, या उसके पास में क्या है या नहीं है, कोई फर्क। फिर एक उसमें जो है एग्रीएबलनेस आ जाती है, मतलब लोगों के साथ तालमेल बिठाने में इजी होता है। सोशेबिलिटी यानी कि सामाजिकता जो है रहती है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज में तालमेल बिठाना है। और परिवर्तन के प्रति जो है एक्सेप्टेंस, चेंज इज़ द परमानेंट थिंग इन लाइफ, दैट इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ। तो कोई चेंज अगर होते हैं तो उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, सोशेबिलिटी थोड़ा ड्रॉप होती है कि मिलना जुलना लोगों से ये सब थोड़ा कम हो जाता है, और किन से संबंध रखने किन से नहीं रखने इसके बारे में वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। और जो उनकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं इस एज तक आते आते काफ़ी लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हीं की एज के या उनसी एज के ज़्यादा के होंगे, जैसे कि पेरेंट्स हैं, तो वो एक कमी उनमें हो जाती है। तो अब जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनकी जो है डिपेंडेंसी, उन पे कितनी डिपेंडेंसी रहेगी इसके बारे में दो जो है व्यूज़ हैं। एक तो है इंडिपेंडेंस इग्नोर स्क्रिप्ट और दूसरा है डिपेंडेंस सपोर्ट स्क्रिप्ट। तो इंडिपेंडेंस इग्नोर स्क्रिप्ट ये है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, अपने काम खुद भी करना चाह रहे हैं, तो उनके आसपास वाले जो है चाहे अच्छे वजह से ही सही, लेकिन अरे आप रहने दो ना, हम कर देंगे, आप ये छोड़ दो, ये हम कर लेंगे, आप वो करो, रहने दो, हम कर देंगे। तो उनकी जो इंडिपेंडेंस रहने की इच्छा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं होता ओल्ड एज में। और दूसरी होती है डिपेंडेंस सपोर्ट स्क्रिप्ट, कि वो फिजिकली कैपेबल हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन बस वो बैठे बैठे हर चीज़ चाहेंगे कि कोई और कर दे। तो कहना चाहिए कि थोड़ा चला फिरा करो, आपके लिए अच्छा है, तो वो नहीं करेंगे, तो उनकी डिपेंडेंस को और सपोर्ट करेंगे। वो कहेंगे कि ये कर दो, अच्छा ये लो, ये कर दो, ये कर दो। तो वो उनको जब फिजिकल मेंटल एक्टिविटी कुछ करेंगे नहीं तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एल्डर्स जो है कभी रेयरली ऐसे मिलता है कि सुसाइड उन्होंने जो है फांसी लगा के कर ली हो या जहर खा लिया हो। एल्डर्स जो है सुसाइड कई बार नोटिस में ही नहीं आता है। जैसे मान लीजिए उनको कोई बीमारी है तो वो मेडिसिन लेना ही बंद कर देंगे, तो बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी, जल्दी मर जाएंगे। तो ये भी उनका एक सुसाइड का तरीका। या खाना खाना उन्होंने बंद कर दिया, पहले जो 3 टाइम खाते थे अब 1 ही टाइम खाते हैं। तो इस तरह से, या उन्होंने मान लो अल्कोहल ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। तो कुछ भी ऐसी वो चीज़ कर सकते हैं जो अपेरेंटली देखने में नहीं लगेगी सुसाइड किया, लेकिन अगर उनको सुसाइड करना होगा तो इस टाइप की चीज़ें वो कर सकते हैं। फिर जो नेगेटिव लाइफ चेंजेस इस एज में काफ़ी होते हैं, नियर एंड डियर वंस की डेथ वगैरह, बीमारी खुद की या दूसरों की, ये सब होती है। सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है उनको इस टाइम में। सोशल सपोर्ट जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा फिजिकली ही लोग अवेलेबल हो, इवन परसीव्ड सोशल सपोर्ट भी सफिशिएंट होता है। परसीव सोशल सपोर्ट का मतलब है कि हाँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कोई किसी को मैं बुला सकता हूँ, ये लोग हैं मेरे, आ जाएंगे। ये परसीव्ड सोशल सपोर्ट हुआ। वाकई में आएंगे नहीं आएंगे, काम आएंगे नहीं आएंगे, नहीं पता है मुझे, लेकिन हमें अगर ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएंगे तो परसीव्ड सोशल सपोर्ट हुआ। तो इवन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सोशल इंटरेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है इनके लिए, वो इनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो एक वर्ड होता है सोशल कॉन्वॉय। इसमें यह है वो लोग जो इनके जीवन के अंत तक इनके साथ में रहते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स तो नहीं रहेंगे उस टाइम तक, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन है वो हो गए, या कोई आसपास के जो है नेबर्स वगैरह जो इनकी एज ग्रुप के हों या इनको सपोर्ट करने वाले हों, तो कोलीग्स हो सकते हैं। तो वो सब जो है सोशल कॉन्वॉय जो है जितना इनका बड़ा होगा उतना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक सोशल सपोर्ट की फीलिंग इनको आएगी।
और इस एज में आते आते अगर मैरिड है वो, स्पाउस जिंदा है, तो मैरिटल सेटिस्फैक्शन राइज करता है। जो मैरिटल सेटिस्फैक्शन है वो लाइफ में इन्वर्टेड यू शेप में होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू शेप में, सॉरी नॉट इन्वर्टेड, यू शेप में होता है। जो मतलब यू के आकार का होता है कि शुरुआत में एकदम हाई में होगा मैरिटल सेटिस्फैक्शन, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थोड़ा कम होता जाएगा, फिर उसके बाद में ओल्ड एज में आके फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और पीक पे पहुंच जाएगा। तो जो यू शेप में होता है मैरिटल सेटिस्फैक्शन। और जो सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों में बहनें नॉर्मली ज़्यादा क्लोज होती है कंपेयर टू ब्रदर्स। और फ्रेंडशिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर लाइफ में फ्रेंड्स हैं तो वो इस एज में काफ़ी काम आते हैं, साइकोलॉजिकली एटलीस्ट। अब हम पढ़ते हैं चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस। तो एजिंग प्रोसेस में जो है सबसे पहली बात तो यह है कि मैच्योरिटी जो है वो आती आती जैसे जैसे एज बढ़ती है। ओवरऑल हेल्थ जो है आफ्टर अर्ली एडल्टहुड, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्केलेटल हेल्थ मतलब बोन्स की जो है समस्याएं वो बढ़ती जाती है, कैंसर के चांसेस रहते हैं। हियरिंग और विजन वो धीरे धीरे कम होता रहता है। मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ये कम होती जाती है। सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती जाती है। मिडिल एज में फर्टिलिटी मेन में तो रहती है लेकिन वो कम होती जाती है। फीमेल के केस में मेनोपॉज हो जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। मेंटल हेल्थ जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें जो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो स्लो होते जाते हैं और अल्जाइमर डिजीज़ का खतरा बढ़ता जाता है। और डिवोर्स मैंने बताया जो है मिडिल एज में ख़ास तौर से जब बच्चे सेटल हो जाते हैं उस टाइम चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप ख़राब है तो। मेंटल हेल्थ, मेमोरी और इमोशनल वेलबीइंग जो है वो धीरे धीरे प्रॉब्लम होती जाती है। मतलब अगर जो है आदमी जो है अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है ये ज़रूरी नहीं कि एज के साथ सब चीज़ें ख़राब हों। अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं रीजनेबली एज के हिसाब से, तो ये ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हमेशा ख़राब ही होंगी। तो आप जो है जो एजिंग प्रोसेस है उसको काफ़ी स्लो डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ओल्ड एज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज लेक्चर. I hope you had some understanding and better understanding about this aging process. So keep smiling, be happy. See you soon with more lectures. Thank you very much.